हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। आज की वीडियो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे और आगे के टॉपिक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट यहाँ से लेकर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी और अदर जो एग्जांपल्स होते हैं कोरोजन को लेकर वो सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। वैसे अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ खास जिक्र नहीं किया हुआ है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई एलिमेंट्स कहाँ होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर हमने एक टॉपिक तैयार किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल का एक रफ डायग्राम है, इसमें एलिमेंट्स को फिल नहीं किया गया है। आपको सिंपल ये समझाना हमारा टारगेट था कि एक ओवरऑल शेप देखते हैं तो किस तरह की मिलती है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अगर आप इस तरह से वर्टिकल लाइंस देखते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो ये कितनी होती हैं? 18। याद रखिएगा कितनी होती हैं? 18। इसको क्या बोलते हैं? 18 ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं वर्टिकल लाइंस के हिसाब से। ठीक, 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स का मतलब एक्स एक्सिस इस तरीके से। इन सभी के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। अगर हम बात करते हैं टोटल एलिमेंट्स की तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग रिफ्रेशर में अलग अलग तरह से नंबर दिया हुआ है। एवरेज में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर 118। सेकेंड पॉइंट आता है 18 ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप्स मतलब कॉलम की बात चल रही है। 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 18th ग्रुप का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं नोबल या इनर्ट गैस फैमिली। ये जो 18वां ग्रुप होता है, सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस फैमिली या नोबल गैस फैमिली। 17th ग्रुप को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। देखिए, सभी ग्रुप के लिए तो अलग अलग नाम नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए यहाँ पर कुछ ग्रुप के लिए कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। तो 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। 14th ग्रुप कार्बन फैमिली के नाम से आता है। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्काली मेटल ग्रुप। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, अब अगर बात की जाए कि भाई कौन से एलिमेंट्स आते हैं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडम, सीजियम, फ्रांसियम। इतने सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 10th लेवल पर आप पोटेशियम तक याद कर सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का उसको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप, ये वाला। और जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है इसके लिए क्या नाम दिया गया था? एल्काली मेटल ग्रुप। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अलग से दो बॉक्सेस की लाइंस क्यों बनाई गई हैं, दो पीरियड अलग से क्यों बना दिए गए हैं? वो इसीलिए, देखिए क्या होता है ना कि एक रूल तैयार किया गया था। वैसे तो जितने भी रूल्स हैं वो सभी आपको केमिस्ट्री के 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो क्लास 10th में दिया हुआ है उसमें पता चलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए ये कहा गया था कि सिंगल स्लॉट में, सिंगल ब्लॉक के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। और एलिमेंट को प्लेस कैसे किया जाता है? उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। ठीक है, जो भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाता है। जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है उसके लिए अलग ग्रुप ढूंढने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है ना आपस में मैच नहीं करती है। मतलब अगर हम सीक्वेंस देखते हैं पीरियड्स को लेकर या ग्रुप्स को लेकर तो वो फिट नहीं बैठते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो उन सभी एलिमेंट्स को उठाकर अलग कर दिया गया है और इसको बोलते क्या, इन दोनों ही रोज को या आप पीरियड कह सकते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये जो पूरे पीरियोडिक टेबल है इसको 4 ब्लॉक में बांटा जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कौन सा होता है? ये जो नीचे की 2 लाइनें बनी हुई हैं, इन सभी में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट पता चल गया हमें कि भाई फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। ये थर्ड से लेकर, यहाँ पर क्या होता है? नंबर थर्ड से लेकर नंबर 12 तक, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो 3 से लेकर 12 तक
ये जितने भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं इन सभी को क्या बोलते हैं, या इन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक और नाम दिया जाता है, वो है ट्रांजिशनल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को इस ब्लॉक के अंदर रखा जाता है जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि कॉपर। भाई जैसे सोडियम लेते हो आप, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो ये सभी एलिमेंट एक एक सिंगल वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट आते हैं ना, उनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है और कॉपर की वैलेंसी +2 भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से आयरन, फेरस और फेरिक। फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव और फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ पीरियोडिक टेबल का। अब पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही क्या थी। भाई एक बात सोचिए ना, कि कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी व्यक्ति जब केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करने जाता है, कुछ प्रैक्टिकल करने जाता है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में मालूम करने जाता है, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि एलिमेंट एक दो नहीं होते हैं, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमने देखा अप्रॉक्स 118, और साइंस में कोई फाइनल थ्योरी तो होती नहीं है, आगे आने वाले समय में और ज़्यादा एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई एक काम करते हैं, एलिमेंट्स को ऐसे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट ना करके उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अरेंज कर देते हैं तरीके से। और ये जो पूरा सेक्शन तैयार हुआ ना, इसी को बोला गया है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को बहुत आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी मैंने अभी एलिमेंट बोले हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट कहाँ पर आते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। किसमें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अब कोई आपसे कहता है कि भाई सोडियम की प्रॉपर्टी है कि उसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की भी यही प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी तो हमने एक एलिमेंट की सुनी, लेकिन बाकी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी हमें मालूम हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है, ये एक एग्जांपल के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई पीरियोडिक टेबल को बनाने का फ़ायदा क्या है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्स्ट्रा वैलेंसी। देखिए, जो केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको वैलेंसी फाइंड करना ज़रूर आना चाहिए। और क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें 20 तक सीक्वेंस में हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम, हाइड्रोजन फर्स्ट एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 तक जो एलिमेंट है, जो सीक्वेंस में 20 तक एलिमेंट है, उन सभी की वैलेंसी आपको फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है वैलेंसी को फाइंड करने में, आप हमारे साइंस वर्ड चैनल की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको वैलेंसी निकालने में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि 20 एलिमेंट के अलावा भी कुछ हमें एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में मालूम होना चाहिए, तो उसी को हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा वैलेंसी। जैसे कि इसी चैप्टर की अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, वहाँ भी आपको इस तरह का टॉपिक मिल जाएगा। आपको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा मिलेगा, कंपाउंड का नाम, और आपको क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं और फिर उसको बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंसिंग सीखेंगे हम लास्ट में। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें वर्ड्स की फॉर्म में लिखा मिला, तो सोडियम हम सुनेंगे तो हम सीधा लिख देंगे भाई Na। ठीक है, क्योंकि 20 तक की रेंज में। लेकिन हाइड्रोक्साइड कोई एलिमेंट नहीं है और पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोक्साइड मिलने भी वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक हेडिंग तैयार किया है, सम एक्स्ट्रा वैलेंसी। वाले टॉपिक्स में आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भी मिलेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी वाले भी हमें मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया OH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH। या फिर सल्फेट की अगर बात करते हैं तो SO4 की वैलेंसी होती है -2। तो जब आपसे पूछा जाता है सल्फेट के बारे में, मान लीजिए सोडियम सल्फेट कहा गया, तो आप क्या लिखेंगे, Na। ठीक है, सल्फेट के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, SO4, और वैलेंसी क्या यूज़ करेंगे सल्फेट के लिए, -2। पर SO4 याद रखिएगा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी मिलेंगे जिनकी डायरेक्ट वैलेंसी लिखी मिलेगी, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर, कैल्शियम, ब्रोमीन, बेरियम,
क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर सल्फेट आ गया है। सल्फेट एक एलिमेंट नहीं है, क्लोरीन तो एलिमेंट है, ये 20 तक की लिस्ट में भी आता है, पर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सल्फेट आ गया है, कार्बोनेट आ गया है। कार्बोनेट का सिंबल आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे CO3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का जिक्र भी आ गया है। क्यूप्रिक है, कॉपर क्यूप्रिक भी लिख सकते हैं आप इसे, या फिर डायरेक्ट क्यूप्रिक नाम भी दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी भी हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट उनकी डायरेक्ट वैलेंसी भी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्टियम मिल जाएगा, मर्क्यूरस मिल जाएगा, पोटेशियम है, जिंक है, इस तरीके से। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कलर ऑफ सम कंपाउंड। देखिए कलर्स की बात की जाए तो इसमें आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का कलर क्या होता है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को यहाँ पे कलेक्ट करके लिखा हुआ है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है CuO, ब्लैक कलर, कॉपर रेड ब्राउन होता है, लेड आयोडाइड PbI2 इसका फार्मूला है, ये नाम लिखा हुआ है, और येलो PPT येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट PPT देता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उनके यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए चैप्टर की एक्चुअल जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से है। ये फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखिए केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? एक तरह का प्रोसेस है in which new substance are formed due to rearrangement of atoms between reactants। अब सबसे पहली बात तो ये आती है दिमाग में कि भाई रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, N2 + O2, आगे क्या बन रहा है? NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया गया है। बैलेंसिंग का टॉपिक हम सबसे लास्ट में लेंगे, बहुत ईजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल अभी रिएक्शन देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसमें N2 और O2 ये दो क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। इन रिएक्टेंट की वजह से एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बाकी आप एक छोटी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल को हम लेते हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या है? NO, और रिएक्टेंट क्या है? N2O2। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है। और केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू, लेकिन किस वजह से? रीअरेंजमेंट। याद रखिएगा इस वर्ड को, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो रिएक्टेंट के एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है जिसके बेसिस पर एक नया प्रोडक्ट देखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में समझाया। सेकंड एग्जांपल है KClO3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बीच में आ रही हैं आप उसको ज़रूर रजिस्टर में नोट कर लेना। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि आपने स्टार्टिंग के टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक वीडियो को अच्छे से अगर समझ लिया है, कंप्लीट चैप्टर के नोट्स को कवर कर लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर सेपरेट वीडियो भी हमारी जा चुकी। बाकी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है आप उसको भी समझ सकते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सेकंड एग्जांपल में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट सिंगल है KClO3 और प्रोडक्ट यहाँ पर दो हैं KCl + O2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे एक अलग से स्टेंजा मिलेगा आपको मैग्नीशियम को लेकर। मैग्नीशियम को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है जो पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब तो हालांकि कम हो गया है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी क्यों है? चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए मैग्नीशियम जो होता है एक सिल्वर कलर का वाइट मेटल होता है। ठीक, Mg इसके लिए सिंबल डाल जाता है M कैपिटल, आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना, M कैपिटल G स्मॉल, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेटल जो है इज़ अवेलेबल इन अ साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो साइंस की जो लेबोरेटरी होती है, जो साइंस लैब होती है, उसमें मैग्नीशियम हमें मिलता है रिबन की फॉर्म में, स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है, और से मैग्नीशियम वायर, और मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में मिल सकता है। व्हेन
अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीटअप करते हैं तो बर्न होता है एयर में विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, और जलने के बाद क्या करता है, वाइट कलर का पाउडर जनरेट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम पाउडर कह देते हैं अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे फिर बात आती है ऑन हीटिंग। ये हुआ कैसे, ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइन, हीट करने पर क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम जो है कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन कहाँ पर थी, एयर में, तो उसके साथ वो जुड़ जाता है और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को पैकिंग से बाहर निकालेंगे या मैग्नीशियम वायर का आप यूज़ कर रहे हैं, भले ही आप स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या था, ऑक्सीजन से उसे रिएक्शन कराना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट से वो रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है। ये आप सिंपल कह सकते हैं कि कार्बोनेट की लेयर बन जाती है मैग्नीशियम वायर पर या मैग्नीशियम की स्ट्रिप पर। लेकिन आपका टारगेट क्या था, मैग्नीशियम को बर्न करना, ना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जलाने से पहले हमें पहले सैंड पेपर का यूज़ करना चाहिए, जिसकी मदद से आप कार्बोनेट की लेयर को हटा पाएंगे और लास्ट में आपके पास जो मैग्नीशियम होगा उस मैग्नीशियम को फिर आप जला सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज़ हैज़ अ कोट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट पॉसिबली ऑफ ऑक्साइड्स, कुछ केसेस में कहा जाता है भाई ऑक्साइड की भी लेयर हो सकती है इसके ऊपर, ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, मैग्नीशियम की सरफेस पर, दैट इज फॉर्म बाय द स्लो एक्शन ऑफ द मॉइस्ट एयर के एक्शन की वजह से ऐसा हुआ है ऑन इट। सो बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। इसलिए कहा जाता है कि भाई आप सैंड पेपर से पहले उसे रब कर दीजिए जिससे कि क्लीनिंग हो जाए और कार्बोनेट की लेयर हट जाए, उसके बाद फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिस भी प्रैक्टिकल में आप इसे इस्तेमाल करने वाले थे। तो ये हुआ एक मैग्नीशियम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए कोई भी चीज़ हो उसकी अपनी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम उस चीज़ को पहचान पाते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई चेयर परचेज करने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, कलर के हिसाब से ले लेते हैं कि भाई ये बहुत अट्रैक्टिव चेयर लग रही है, वो ठीक है, ये भी ज़रूरी है, पर लेकिन आप कुछ उसमें साइंटिफिक चीज़ों को ढूंढते हैं, साइंस को सर्च करते हैं कि भाई हाँ चेयर में थोड़ा एलास्टिसिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा लचीली होनी चाहिए चेयर, जिससे कि एकदम से वो क्रैक ना हो, प्लास्टिक मतलब बेस्ट क्वालिटी की हो। इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। अब वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं केमिकल रिएक्शन की। नंबर फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी रिएक्शन के लास्ट में गैस रिलीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई ये तो केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए आप फर्स्ट वाली रिएक्शन को ले लीजिए, जिंक ने जब रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वैसे, तो आगे क्या बनेगा ZnSO4, क्योंकि Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद उसके साथ जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, तो ZnSO4 बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी रिएक्शन के लास्ट में गैस रिलीज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई ये तो एक केमिकल रिएक्शन है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। इसी तरह से यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पर जो H2 है इसके आगे ब्रैकेट में आप स्मॉल g लगाएंगे जिससे आपको याद भी रहेगा कि भाई ये गैस है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन के अंदर CO2 गैस है। थर्ड रिएक्शन के अंदर जब फेरस सल्फेट हीट मिलने के बाद ब्रेक डाउन होता है, 3 प्रोडक्ट जनरेट करता है, तो इसमें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये 2 SO2 और SO3 दोनों ही क्या हैं, गैसेज हैं। क्लियर। तो आपको याद रखना है इवोल्यूशन ऑफ गैस का जब आप एग्जांपल बता रहे हैं तो वहां पर स्मॉल g को जरूर लगाना है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट का बनना। अगर किसी रिएक्शन के लास्ट में PPT बन रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट प्लस HCl, यहाँ पर बैरियम सल्फेट PPT है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, OH की वैलेंसी कितनी होती है -1, तो Ca की वैलेंसी OH के नीचे आएगी, तो Ca ब्रैकेट स्टार्ट OH फिर ब्रैकेट बंद और नीचे 2, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आगे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक PPT है, ठीक है। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लेड आयोडाइड,
ठीक है। तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, और ये क्या है, एक पीपीटी। क्लियर। तो इसी तरीके से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको ये लिखना है, लेकिन मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी रिएक्शन के लास्ट में अगर कोई इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है तो उस रिएक्शन को आप केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में जैसे कि फेरस सल्फेट है, FeSO4 को जब आप हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे कलर में बदलाव कैसे हो रहा है, देखिए जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर है ग्रीन। अब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है Fe2O3, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। ये पीछे अभी मैंने आपको समझाया था कि कुछ कलर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उनके कलर आपको याद करने होंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कुछ मैंने नोट्स में भी ऐड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो FeSO4 ग्रीन कलर किस में चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बताएंगे भाई ये तो कलर में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। ठीक। नेक्स्ट आप लेड नाइट्रेट की रिएक्शन ले सकते हैं, सिट्रिक एसिड की रिएक्शन ले सकते हैं, जिसके साथ आपने KMnO4 को ऐड करना होगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, पर्पल कलर होता है, लेकिन आगे चलकर ये जब प्रोडक्ट बनता है ना तो कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब कलर में बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, ये हो सकता है स्टार्टिंग में हीट थी, टेम्परेचर था, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ टेम्परेचर नहीं रहा, टेम्परेचर घट गया, बढ़ गया, मतलब चेंज होना चाहिए बस टेम्परेचर में। अब देखिए अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें हीट नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है ना तो प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर हीट देखी जाती है। ठीक है। तो टेम्परेचर शुरू में तो हमने दिया नहीं, लेकिन रिएक्शन के लास्ट में प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है, हीट डेवलप हो रही है, तो ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर। तो और ये क्या है, अपने आप में केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इसी तरह से आप बाकी भी ले सकते हैं, जैसे C+O2, इसमें CO2 जब बनेगा इसके साथ आप प्लस ट्रायंगल का साइन बनाएंगे, क्योंकि ये जो साइन है किसके लिए, हीट के लिए। CaCO3, इसको प्रोसीड करने के लिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए CaCO3 को हीट देनी होती है, तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में आपको एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन बनाना है। सेम ऐसे ही लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, 3 प्रोडक्ट जनरेट करता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में कहा जाता है कि भाई 3 तरह की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल में कार्बन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और CO2 क्या है, वो भी गैस है। पर सॉलिड कहाँ गया, स्टार्टिंग में तो सॉलिड था हमारे पास रिएक्टेंट के साइड, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ सॉलिड आया ही नहीं, तो स्टेट चेंज हो गई ना। इसी तरीके से जिंक सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस गैस, हाइड्रोजन गैस, लेकिन शुरुआत में तो गैस नहीं है, तो बदलाव होना चाहिए स्टेट में, चाहे गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, चाहे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, मतलब स्टेट में चेंज होना चाहिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टोटल हमने यहाँ पर अभी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। ठीक है। जिसमें से फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड PPT, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, और नंबर 5 चेंज इन स्टेट। यकीन मानिए अगर आपने इस चैप्टर की इस वीडियो को, फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, बाकी जो टॉपिक रह जाएंगे इस चैप्टर के वो हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, सेकंड वीडियो में। जितने भी टॉपिक इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं आपने उन सभी को अच्छे से समझा और उसकी प्रैक्टिस की, तो ये चैप्टर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के आधार पर केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अब देखिए एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं, या दीज आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब हमें हीट देनी पड़ रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट दी जा रही है। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हमने दी नहीं, हीट प्रोड्यूस हो गई, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है। देखिए इस सिंबल के जरिए भी आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो ये रिएक्शन का साइन होता है इसके ऊपर हमें ट्रायंगल बनाना होता है, इस तरह से। ट्रायंगल मतलब ये हीट का सिंबल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिलेगी तो ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेड नाइट्रेट को जब हीट मिलेगी तब रिएक्शन प्रोसीड होगी। फेरस सल्फेट को हीट मिलेगी तब रिएक्शन प्रोसीड होगी। प्रोडक्ट की तरफ हीट नहीं है, रिएक्टेंट की तरफ हीट है, इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए जो प्रोडक्ट होता है ना उस तरफ हीट प्रोड्यूस होती है। सभी में आपको इस तरह से
ये ट्रायंगल का साइन दिखाना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं हीट। क्लियर? तो आई थिंक आपको यहाँ तक के सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यकीन मानिए अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको अपने रजिस्टर में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही नीड है वीडियो की, तो वो वीडियोस भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप सीधा चैनल के मेन पेज पर जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट के सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, तो वहाँ आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 10th के प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो उसमें आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलती हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से भी वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सिंपल सा रीज़न है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोज़ आपको साइंस वर्ल्ड चैनल पर रेगुलर मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।